ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम की, या जिसको हम कहते हैं एटवुड मशीन। सो एटवुड मशीन या फिर पुली ब्लॉक सिस्टम। ऑलराइट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। पता नहीं लोग इस पर इतना हल्ला क्यों बचाते हैं, इससे डरते क्यों हैं। बहुत ही सिंपल सा काम है। सिनेरियो ये है कि ये आपका एक पुली है, इसको हमने ऐसे छत पे लटकाया हुआ है। ये यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और लेट अस से m1 इज़ ग्रेटर देन m2। अगर आपने ऐसे लटकाया तो m1 क्योंकि ज़्यादा है तो वो नीचे जाएगा, लेट अस से उसका एक्सेलेरेशन a है, m2 ऊपर जाएगा, एक्सेलेरेशन a है, रस्सी में टेंशन T आएगी। राइट, एक कंटिन्यू रस्सी है, इसमें टेंशन T आएगी। नाउ इसका जो फाइनल फॉर्मूले आएंगे वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होएगा एग्ज़ाम हॉल में या रात को 2 बजे कि आपको इसके एक्सेलेरेशन और टेंशन के फॉर्मूले डायरेक्ट क्यों नहीं याद है। बहुत टाइम बचाते हैं वो। इसके ऊपर सवाल लग रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल सॉल्व होता है, एक बार इसको डिराइव भी कर लेते हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा इसका एफबीडी ऑलरेडी एफबीडी वाले सेक्शन में एक बार इसका एफबीडी हम बना चुके हैं, एक बार फिर बना लेते हैं। बस इक्वेशन लिख के फटाफट अपने वैल्यूज़ आ जाएंगी। m1 जो ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्सेस देखेंगे तो नीचे आपका लग रहा है m1g और ऊपर लग रही है टेंशन T। ठीक है, ये आपका m1 ब्लॉक है। अगर m2 का एफबीडी बनाएंगे तो ये आपका m2 है, नीचे इस पर आपका फोर्स लग रहा है m2g और आपका टेंशन T इसमें ऊपर है। नाउ एक्सेलेरेशन जो है इसका नीचे है, इसका एक्सेलेरेशन ऊपर है। इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, उसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो हम लिखेंगे m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। इस वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है, आप लिखेंगे T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया, हम कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगेन इक्वेशन ऐड करने से होगा है कि T की सुपारी हो जाएगी, T उड़ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचेगा m1 प्लस m2g विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2a। a कॉमन ले लिया, यहाँ g कॉमन ले लिया, विच एम्प्लाइज आपका एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। एक मिनट, यहाँ माइनस आना चाहिए था, ये बचेगा m1 माइनस m2। राइट, ये आ गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2g। ये आपका एक्सेलेरेशन हो गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक्सेलेरेशन आता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। ये आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। नाउ इसी केस में अगर हम टेंशन निकालना चाहें तो टेंशन के लिए a की वैल्यू यहाँ पे फिट इन कर देते हैं, और उससे जो फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, टेंशन जो आ जाएगी वो आती है ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। ये आपकी टेंशन आ जाएगी। यहाँ वैल्यू t की इंसर्ट करके T की वैल्यू निकालनी है, T इधर ले गए, m1g माइनस m1a, ये वैल्यू आ जाती है। राइट, आपकी जो टेंशन है वो बन गई T इज इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद हमेशा रहना है, इसको हमेशा याद होना चाहिए आपको। ये एक और चीज़ है, यहाँ दोनों पे टेंशन है, यहाँ पे जो T डैश आएगी ऊपर वाली रस्सी में वो T डैश हो जाएगी ट्वाइस T ये, और यानी कि 4m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2g आ जाएगा। ये आपका एक्सेलेरेशन और टेंशन की वैल्यू हो गई। नाउ इसको डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करके फॉर्मूले में हम वो कर सकते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे ये तो सारी कहानी हो गई, इसके ऊपर इजी से सवाल बन जाते हैं कि 2 किलो है, 6 किलो है, कितना एक्सेलेरेशन आएगा, वो कहानी अभी नहीं करते। मैं आपको एक और बहुत बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ यहाँ, जिसको बोलते हैं फेनमैन प्रिंसिपल। वो फेनमैन प्रिंसिपल अगर आ गया तो ये क्वेश्चन लिखने से हम एग्जाम हॉल में बच जाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी वो अल्फा बीटा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर या एक आपकी टेबल पे रखी एक नीचे लटकी हुई है, उन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फेनमैन प्रिंसिपल लगा के फटाफट अपना काम हो जाएगा। मैं आपको सिखाता हूँ फेनमैन प्रिंसिपल क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसी सिस्टम को, जो अपना पुली ब्लॉक सिस्टम है, इस दोनों सिस्टम का, इन दोनों ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों ब्लॉक्स को हम एक सिस्टम नहीं मान सकते। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर आप 2 पार्टिकल 10 पार्टिकल सिस्टम है, उनको अगर एक सिस्टम मान ले जिनका एक्सेलेरेशन सेम है तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। इस केस में हम सिस्टम ऐसे इसलिए नहीं मान सकते बिकॉज एक्सेलेरेशन की इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो एक्सेलेरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी दोनों का एक्सेलेरेशन सेम नहीं है। नाउ यहाँ पे फेनमैन ही द जीनियस ही वॉज, फेनमैन ने हमें एक बहुत ही बढ़िया तरीका सिखाया करने का। वो ही कहते हैं जो 2 ब्लॉक सिस्टम लटके हुए हैं उनको दोनों को खोल लो। ठीक है, तो दोनों को खोल लिया तो उसका मतलब ये है कि आपका एक ब्लॉक ऐसे आ गया m1
और दूसरा ब्लॉक ये है ऐसे आपका M2। ऑलराइट, अब ये M1 और M2 जो है इन दोनों के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उन दोनों फोर्स को हम लिख लेते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स लगा आपका M1G और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा M2G, और दोनों का एक्सेलरेशन, अब क्योंकि हमने इसे खोल लिया, देखो M1G और M2G एक्चुअली डाउनवर्ड्स लग रहे थे, ठीक है, दोनों के डाउनवर्ड से, बट हमने इसको ऐसे खोल लिया। तो ऐसे खोलने के बाद M1G हम कहेंगे, M1G जो था इसको ऐसे समझो कि अवे फ्रॉम रोप लग रहा था, इस रोप जो रस्सी है उसके अपोजिट इधर लग रहा था, M2G इधर लग रहा था। तो अब रस्सी क्योंकि यहाँ है तो उसके अपोजिट लगेंगे दोनों। और ये पूरा ब्लॉक जब दोनों उसको ऐसे खोल लिया हमने, तो हम कह रहे हैं कि मान लो क्योंकि M1G ज़्यादा है तो ये M1G की तरफ इस डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं A एक्सेलरेशन से। अब क्योंकि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ गया, मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम आ गए, तो इसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो अपना हो जाएगा इस केस में आपका Fnet डिवाइडेड बाय टोटल मास। Fnet अगर बात करेंगे तो Fnet आ गया आपका M1 माइनस M2G, दोनों फोर्सेस का डिफरेंट, ये आपका नेट फोर्स है, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। अब इसको यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट वो इक्वेशन लिखने से बच गए, डायरेक्ट अपना रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि मान लीजिए आपका ये ब्लॉक है और ये ऐसे करके एक आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है कि ये M1 है और ये M2 है, और आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होएगा। मान लीजिए ये आपका सवाल है। अब इस सवाल में लोग फिर इक्वेशन, ऑफ कोर्स हम इक्वेशन लिख सकते हैं, मैंने आपको सिखाया FBD बनाओ, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, पर आप अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट फिनमैन प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें है, इस केस में हम ये लिख सकते हैं, अगर इन दोनों ब्लॉक को हम खोल लें तो ये आपका ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। M1 के ऊपर फोर्स लग रहा है M1G और M2 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक आपका टेंशन फोर्स है, और टेंशन आपका इंटरनल फोर्स है, उसकी हम नेट एक्सेलरेशन में बात नहीं करेंगे, बिकॉज टेंशन ने इसको खींचा और इसको भी खींचा, तो वो आपका इंटरनल फोर्स है। इस केस में अगर ड्राइविंग फोर्स देखेंगे तो आपका एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा। ड्राइविंग फोर्स है आपका M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ना अगर आप टेंशन बतानी है तो टेंशन के लिए तो हमें अंदर घुसना पड़ेगा, टेंशन के लिए आपको इंटरनली उसकी बात करनी पड़ेगी। ना इस केस में अगर आपको टेंशन निकालनी हो तो बड़ा सिंपल काम है। अगेन हम पहले भी ऐसी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे अदृश्य मानव की कल्पना करें कि वो ऐसे खड़ा है जिसका नाम टेंशन है, और वो इस ब्लॉक को ऐसे खींच रहा है कि वो इस ब्लॉक को A एक्सेलरेशन से लेके जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका अगर आप FBD बनाएंगे तो उस केस में हम लिख सकते हैं आपकी इस ब्लॉक में टेंशन की वैल्यू आप लिख सकते हैं, सीधा होएगा M2A, डायरेक्ट यहाँ A की वैल्यू रख दें, आपकी टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन विल बी इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2G, आपकी टेंशन की डायरेक्ट वैल्यू फिनमैन प्रिंसिपल यूज़ करके आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको इस्तेमाल करें अपने सवाल सॉल्व करने में, और पुली ब्लॉक से डरना बंद करें, ठीक है। सो ये डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ फिनमैन, राइट, सिंगल एन आता है फिनमैन में, हाँ राइट। सो ये मौका मिले, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ही प्यारी किताब है, फिनमैन प्रिंसिपल लेक्चर ऑन फिजिक्स। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिनमैन प्रिंसिपल की, राइट। सो इससे आपकी बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। जब एक नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, अक्सर इसमें लोग बहुत टाइम लगा देते हैं इस तरह के सिनेरियो को सवाल सॉल्व करने में, कि मान लीजिए ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे करके ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है, और यहाँ पे आपका ब्लॉक है जिसका मास M1 है, ये पुली है, और यहाँ दूसरा ब्लॉक है जिसका मास M2 है, और लेट अस से M2 इज़ ग्रेटर देन M1, एंगल भी ये ज़्यादा है, तो मान लीजिए ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ द केस, हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। सिंपल सी बात है। अगेन फिर फिनमैन प्रिंसिपल लगा के दोनों को खोल लेते हैं, तो हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट कर पाएंगे इसको। सो ये आपका मास M2 है, ये मास M1 है, इसके ऊपर यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो है M1G साइन अल्फ़ा, इसके ऊपर जो ड्राइविंग फोर्स है वो है M1G साइन बीटा। ये आपके दोनों के ड्राइविंग फोर्स हो गए। अब आपने क्योंकि इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया है और पूरा सिस्टम आपका A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन आएगा आपका Fnet डिवाइडेड बाय मास। Fnet अगर देखेंगे तो Fnet यहाँ इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स को माइनस कर देंगे, सो ये आएगा M1
साइन बीटा, ये M2 है और ये M1 है, हाँ M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फ़ा G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट ये यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसी के केस की बात करेंगे कि अगर आपके अल्फ़ा और बीटा दोनों 90 डिग्री हैं, सो ये जो है इंक्लाइन प्लेन ऐसे रखा था, दोनों ही अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री हो गए, तो साइन बीटा और साइन अल्फ़ा दोनों 1 हो जाएंगे और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये अल्फ़ा आपका ये वाला ऐसे करके हमने ऐसे बना दिया है, तो उस केस में एक 0 हो जाएगा, एक आपका 90 हो जाएगा, जो पिछले वाला केस था। डायरेक्ट आपके वो दोनों रिजल्ट भी इसी फॉर्मूले से आ जाएंगे। सो इसको यूज़ करना बहुत आसान है और पुली ब्लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम मुश्किल नहीं होते हैं। अब इसमें बस फॉर्मूला यूज़ करके 2-3 सवाल कर लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, सवाल कुछ ऐसा है कि आपका मान लीजिए पुली ब्लॉक सिस्टम, यहाँ पे आपने लगा दिया 20 किलो, यहाँ पे आपने लगा दिया 30 किलो, भारी भारी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अब हम, और आपने ऐसे ये लटका दिया। आपको सारी वैल्यूज़ बतानी है, टेंशन क्या होगी रस्सी में। सो सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन, टेंशन और टी डैश, इसकी वैल्यू भी बतानी है, ऊपर क्या होगा। अब या तो इक्वेशन लिख सकते हैं या डायरेक्ट ये फॉर्मूले जो अपने आ चुके हैं यूज़ कर सकते हैं। भूल जाएँ तो फिर मैंने याद कर लें, फटाफट आधे मिनट में वो काम भी हो जाएगा। सो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू M1। अच्छा, अब ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। सो ये हो गया 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 G। सो 30 प्लस 20 आपका नीचे 50 हो जाएगा। ये बचा आपका 10 इंटू 10 100, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। टेंशन अगर लिखने लगेंगे तो टेंशन विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू 2 इंटू 30 मल्टीप्लाइड बाय G का 10 डिवाइड बाय 20 प्लस 30। सो इसको सॉल्व करेंगे, नीचे बचेगा 50 और ऊपर आएगा 50 से आपका ये 0 0 कैंसिल करके आपका 2 बच गया, तो 8 इंटू 3, तो आपकी टेंशन आ गई 240 न्यूटन। ये आपकी फाइनल टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टी डैश आपको बताना है। सो टी डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू 240, दैट विल बी इक्वल टू 480 न्यूटन। ये आपका टी डैश की जो छत के ऊपर टेंशन आ रही है उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल, सवाल कुछ इस प्रकार है। सिमिलर सवाल आपसे मेंस में पूछा जा चुका है, IIT मेंस में और नीट में पूछा जा चुका है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये आपके 2 ब्लॉक हैं, ये मास M1 है, ये वाला मास M2 है, और ये ऐसे आपने पुली ब्लॉक सिस्टम लटकाया हुआ है। हमें दिया है गिवन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G/5, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें G/5 दिया है। सवाल है फाइंड M1 डिवाइडेड बाय M2, M1 डिवाइड बाय M2 का रेशो में बताना है क्या है। अगेन डायरेक्ट आप ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आपका एक्सेलरेशन है, उसको आप लिखोगे M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, G इज इक्वल टू G/5। ये आपने ऐसे रख दिया, G कैंसिल हो जाएगा। सो विच एम्प्लाइज M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 1/5। ना अगर तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है तो ये 2 स्टेप में हो जाएगा, नहीं आता तो 3 स्टेप लगेंगे, ठीक है। सो इसको 5 से इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर लेके जाएं, ये होएगा 5M1 माइनस 5M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। अब M1 M2 इधर, M1 एक तरफ ले आएँ और M2 एक तरफ ले जाएँ, तो M1 इधर लेके आएंगे, ये बचेगा 4M1 विल बी इक्वल टू 6M2 विच एम्प्लाइज M1 विल बी इक्वल टू 3/4 M2। सो यानी कि आपका M1 बाय M2 का रेशो है, विच एम्प्लाइज M1 डिवाइड बाय M2 आपका 3/2 हो जाएगा। सो 3/2 वुड बी द राइट आंसर, है ना। अगेन डिपेंड करता है कौन ज़्यादा कौन कम। तो आपका M1 जो है वो 1.5 गुना होना चाहिए M2 से। अगर ऐसा है तो आपका एक्सेलरेशन G/5 हो जाएगा। सो इसी में वैल्यू अलग अलग डाल के अलग अलग परेशान हुए रहते हैं लोग। सो पुली ब्लॉक से डरने की खास ज़रूरत है नहीं, बहुत सिंपल सवाल होते हैं इसके। सिर्फ आपको फेनमैन प्रिंसिपल आना चाहिए, FBD बना के इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, तो ठीक है। अब इसमें डिफरेंट वैरायटी के सवाल सॉल्व करते हैं। चलो, इसी पे प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और कर लेते हैं। सो सिनेरियो ये है कि आपका ये टेबल है, टेबल पे आपका एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और एक ब्लॉक यहाँ ऐसे लटका हुआ है। लेट अस से इसका मास है 5 kg और इसका मास है 10 kg और आपका फ्रिक्शन 0 है। सो अब हमें बताना है, सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन, टेंशन एंड नॉर्मल ऑन द टेबल। टेबल नहीं, ऑन द टेबल अप्लाइड बाय द पुली।
तो हमें बताना है कि दोनों ब्लॉक से उनका एक्सेलेरेशन क्या होगा, रस्सी में टेंशन क्या होगी, और नॉर्मल फोर्स जो है अप्लाइड बाय द पुली ऑन टेबल वो क्या होगा। नाउ सबसे पहले फिनमैन प्रिंसिपल इसको खोल लेते हैं। खोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो आएगा 5G। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। सो आपका जो एक्सेलेरेशन आएगा सिर्फ इतने से जगह में सॉल्व हो जाएगा। ये एक्सेलेरेशन होएगा, नेट फोर्स जो है, जो नेट ड्राइविंग फोर्स है आपका वो है 5G डिवाइडेड बाय नेट मास। जो इस फोर्स ने अब आपका मूव करना है वो है आपका दोनों का मास मिला के, यानी कि 15 10 + 5 दैट्स इट। ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया। 5G यानी कि हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा 15, सो 50 डिवाइड बाय 15। सो आपके एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, 5 कैंसिल हो जाएगा, सो 10/3 मीटर/सेकंड²। ये तो हो गया आपका एक्सेलेरेशन, दैट्स इट। पुली ब्लॉक कतई मुश्किल नहीं होता है, पता नहीं क्यों एक 1.5 2 घंटे लोग पुली ब्लॉक पे लगा देते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया। दूसरी बात बची टेंशन की। तो टेंशन के लिए अब आपको इंटरनल फोर्सेस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कल्पना करें उस अदृश्य मानव की जो स्माइल कर रहा है, नाम उसका टेंशन है, और सिर्फ इस ब्लॉक को ए एक्सेलेरेशन से लेके जा रहा है। तो उस केस में आपके टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी, अब इसको ऐसे पकड़ के उधर खींच रहा है, सो आपके टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 10A। तो इस टेंशन का काम से इसका FBD बनाएंगे, चलो बना ही देते हैं। इसका FBD बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है टेंशन, और वो इसको आपके 10 kg मास को ए एक्सेलेरेशन से लेके जा रहा है। तो टेंशन विल बी इक्वल टू 10A, बस यहाँ वैल्यू रख देनी है, विच एम्प्लाइज टेंशन विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 10 मल्टीप्लाइड बाय 10/3। तो आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई 100/3 न्यूटन। ये आपका टेंशन हो जाएगा। नाउ अब तीसरा सवाल ये है कि हमें बताना है नॉर्मल फोर्स क्या होएगा आप जो पुली इसके ऊपर लगा रही है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कई बार इसमें लोग फंस जाते हैं, मुश्किल नहीं है। सो यहाँ पे ऐसे देखें, ये आपकी पुली है, इसने यहाँ पे एक फोर्स लगाया टेंशन, यहाँ पे इसकी लगी टेंशन। अब ये जो पुली यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट काइंड्स वो होएगा, वो नॉर्मल, वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। अब क्योंकि ये दोनों 45 के एंगल पे है, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी √(t² + t² का होल अंडर रूट, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा आपका √2t। बस इसकी वैल्यू यहाँ रख देनी है, आपकी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। सो आपका नॉर्मल जो होएगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू √t। टी की वैल्यू अपने को पता है, सो आपका नॉर्मल का फाइनल आंसर हो गया 100√2 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। ये आपके नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो गई। हालांकि सो सिंपल सवाल होते हैं इसके। चलो अब नेक्स्ट वैरायटी के सवाल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि ये आपका मान लीजिए कि मंकी है। लेट्स सी हाउ वेल आई कैन ड्रॉ अ मंकी। नॉट बैड। हालांकि ये आपका मंकी है, ऐसे लटका हुआ है, मंकी का मास m है। तो पहला केस तो ये हुआ कि जब वो रेस्ट पे है तो उस केस में आपकी जो टेंशन की वैल्यू होएगी, टेंशन हम यहाँ पे लिखेंगे रस्सी में होएगी ma। तो इस केस में रस्सी में आपकी टेंशन ma आएगी। नाउ सेकंड केस है, हम ये लेते हैं, आपका पहला केस तो हो गया जब ये रेस्ट पे है। सेकंड केस हम ये लेते हैं कि मान लीजिए मंकी ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से। तो इस केस में यहाँ पे फिजिक्स में जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा फनी है, प्रैक्टिकल से थोड़ा सा अलग है, बट दिस इज़ हाउ वी स्टडी इन फिजिक्स। कुछ अच्छे बच्चे यहाँ पे काफ़ी सवाल करते हैं क्लास में, सर ये क्या, और वो सारी उन्हीं को मैं एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि रस्सी में जो टेंशन है वो मंकी को ऊपर ए एक्सेलेरेशन से लेके जा रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। मंकी जब ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी अपनी इंटरनल मसल्स हैं जो उसको ऊपर लेके जा रही हैं, बट फिजिक्स में हम इंटरनल मसल्स की बातें नहीं करते हैं, वो हम बायोलॉजी में छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स है वो ऊपर लेके जा रहा है। तो उस केस में टेंशन ऊपर लगी हुई है और वो बंदर को ऊपर ए एक्सेलेरेशन से लेके जा रही है। तो अगर हम FBD बनाएंगे, F net = ma वाली इक्वेशन लिखेंगे, तो ऊपर आपका टेंशन है T, टेंशन T माइनस mg = ma, और इसका तात्पर्य है कि टेंशन आपकी हो जाएगी mg, उसको उधर ले जाएं और m + m कॉमन ले लें, सो m बन जाएगा आपका g + a। राइट, और इसको हम g इफेक्टिव भी कहते हैं, ये आपका g इफेक्टिव भी कहलाएगा। राइट, इसको इससे पहले हम वेइंग मशीन के सवाल सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियो में, उस पर भी हमने g आपका g + a ऐसे लिखा था। तो अगर मंकी ऊपर ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है तो हम ये कहते हैं कि टेंशन ऊपर लेके जा रही है, और आपका यहाँ पे टेंशन की वैल्यू mg + a हो जाएगी। नेक्स्ट केस में हम ये कहते हैं कि मान लीजिए, अच्छा इसी केस में रेस्ट पे है या फिर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो दोनों ही केसेस में आपकी टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपकी टेंशन ma आएगी।
नेक्स्ट केस है कि आपका ए एक्सेलरेशन से मंकी नीचे जा रहा है, तो इस केस में आपका mg नीचे है, टेंशन ऊपर है, हम ये कहते हैं कि mg नीचे लेके आ रहा है और टेंशन रोक रहा है। तो उस केस में हम इक्वेशन लिखते हैं, आपकी इक्वेशन आएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अगेन हमने एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखा है, टेंशन को दला है, इसको दला है, विच एम्प्लाइज आपकी टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस ए। सो और इसको जी माइनस ए को हम जी इफेक्टिव भी कह देते हैं। नाउ इस केस में आपकी टेंशन की वैल्यू एक्चुअली कम हो गई, एम जी, एक मिनट, टेंशन की वैल्यू जब रेस्ट पे था हो ये एम जी होना चाहिए, ठीक है। सो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी, ये एम जी है रेस्ट वाले केस में, एम ए पता नहीं क्यों लिखा था मैंने, इट शुड बी एम जी, ऑलराइट। सो ये आपकी टेंशन जो है ये आ गई एम जी प्लस है और जी माइनस है। नाउ इस केस में जो सवाल बनते हैं, नीट में भी पूछे हुए हैं, जेई में पूछे हुए हैं, अगर आपकी किसी एक केस में रस्सी टूटने के चांस होंगे, तो मान लीजिए मंकी का वजन है 20 किलो, ऑलराइट। तो पहले वाले केस में आपकी टेंशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 20 जी, क्यों, 20 किलो है और जी से मल्टीप्लाई करके 20 जी आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड वाले केस में आपकी जो टेंशन की वैल्यू होएगी वो होएगी 20 मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए। अब ए की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू एक्चुअली 20 जी से ज़्यादा आएगी। थर्ड वाले केस में टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 20 जी माइनस ए, इसकी वैल्यू थोड़ी सी आपकी 200 न्यूटन से कम रहेगी। तो उस केस में अगर किसी एक केस में मान लो रस्सी टूट रही है, तो वो आपका पहले वाला केस ना, थर्ड वाला केस ना होगा, सेकंड वाला केस होएगा। जब वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उस केस में रस्सी टूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे हुए हैं, रस्सी की हमें टेंशन दे देते हैं, इतने आपकी अगर इससे ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगा तो रस्सी टूट जाएगी, और आपको बताना है कि कितने एक्सेलरेशन से सेफली चल सके। अगेन जंगल में अगर हम देखेंगे तो बंदर को ये अंदाज़ा होता है, वो पेड़ से जो टहनी लटकी हुई है उसे देख के अंदाज़ा होता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा इस पर झूमूंगा, सर्कुलर मोशन में बात करेंगे उसकी, जब वो ऐसे झूमता है तो लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टेंशन आती है। 2019 में सवाल आया था, तो सबसे ज़्यादा टेंशन आपके सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आती है। तो वो वाला उसको अंदाज़ा होता है कि रस्सी कौन से पेड़ की है, वो जो टहनी है और उसकी हालत क्या है, कितनी वो हरी है, कितनी मजबूत है, कितनी सूखी हुई है, और वो जानबूझ के अपने आप को बचाने के लिए वो अपना एक्सेलरेशन और अपना मोशन कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी कैन मेक मशीन्स आउट ऑफ इट, कि अगर ये कंडीशन है तो क्या क्या कंडीशन वो करें, ठीक है। इसी पे सिंपल सा सवाल सॉल्व कर लेते हैं कि मान लीजिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट रोप कैन withstand is let's say टेंशन मैक्सिमम की वैल्यू है, वो ले लिया हमने 500 न्यूटन, है ना। ये आपका 500 न्यूटन है और आपका जो बंदर है वो 20 किलो का है। सो आपको बताना है फाइंड सेफ एक्सेलरेशन। तो उस केस में हम इस वाले इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे 500 विल बी इक्वल टू 20 जी प्लस ए। अगेन इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी जी प्लस ए विल बी इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 20। 500 को 20 से जब डिवाइड करेंगे 0.25 आ गया, 25 विच एम्प्लाइज ए विल बी इक्वल टू 25 माइनस जी, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेफली बंदर इस एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है। उसने 15 की जगह अगर 15.001 भी लिया तो रस्सी टूटने के चांसेस हैं। सो बंदर विल नो कि अगर 15 सेफ है तो बंदा 10-12 पे ही जाएगा। प्रैक्टिकली उसको पता है, बट हमारी सॉल्व करके ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द सेफ एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट वैरायटी का सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये आपका बंदर, यहाँ पे आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, लेट अस से ब्लॉक है आपका 100 kg का, और ये आपका बंदर, ऑलराइट, ये बंदर ऐसे लटका हुआ है। नाउ इस बंदर का वजन ले लेते हैं, इसका वजन है मान लीजिए 20 kg, ऑलराइट। अब ये बंदर की अपने एक दोस्त से शर्त लगी है कि मैं इस ब्लॉक को ज़मीन से उठा दूंगा, है ना, एंड उसका वजन है 20 किलो और इसका वजन है 100 किलो, कि मैं इसको ज़मीन से ऊपर उठा सकता हूँ। अब अगर हम यह सवाल करेंगे 20 किलो का बंदर 100 किलो का वजन कैसे उठा देगा सर, क्या कह रहे हो बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज है, यहाँ पे सब पॉसिबल है। सुने, अगर यहाँ पे हम बात करें, इस रस्सी में आएगी एक टेंशन टी, राइट। सो अगर हमारी टी की वैल्यू, इसका अगर हम देखेंगे कि इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 100 जी, तो अगर टी की वैल्यू 100 जी से ज़्यादा है तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें टी की वैल्यू 100 जी से ज़्यादा रखनी है। अब अगर ये बंदर अकलमंद बंदर है, इसके पास अकल है, इसको फिजिक्स आती है, सेकंड लॉ के इसके अच्छे से फंडे क्लियर है,
तो ये बंदर अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उस केस में जो रस्सी में टेंशन टी आएगी वो होगी एम जी प्लस ए, राइट। और हमें यहाँ पे टेंशन की वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 100 जी। सो इसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 100 जी। सो बंदर का मास हो गया आपका 20 विच इम्प्लाइज 20 मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 100 जी। सो यहाँ से 20 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये बचा आपका जी प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन, इसको हम इसे कैंसिल कर देते हैं 5G। सो इसका मतलब ये है कि एम्प्लाइज ए शुड बी ग्रेटर देन आपका 4G। तो अगर बंदर इस एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा तो उस केस में ब्लॉक को वो ज़मीन से नीचे उठा सकता है, ये आपका थ्योरेटिकली पॉसिबल है।